गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन। आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग पढ़ाई तो नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है फ़िलहाल, तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आज हम लोग टोटल 110-11 के आसपास क्वेश्चंस करेंगे, 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें से हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ जाए। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ध्यान देकर पढ़िएगा, ठीक है। रटने पे कम फोकस करना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो ये आपके लिए बहुत इजी सवाल होगा। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। और ये जो क्वेश्चंस है ना, ऐसा नहीं है कि साइंस का क्वेश्चन है तो सिर्फ बीएससी वाले देखेंगे, बीए में भी आएगा, बीकॉम में आएगा, जीके जीएस के सेशन में, क्योंकि सेक्शन ए में सबका कॉमन होता है और जीके जीएस में जनरल साइंस पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चंस को देखो ध्यान से। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, द बेस्ट कंडक्टर समझते हो? बेस्ट कंडक्टर जिसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स है काफ़ी तेज़ी से फॉर्म में मूव करेगा, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेज़ी से पास होगी, इसीलिए इसको नाम पड़ा है ना द बेस्ट। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑप्शन नंबर ए फिल्टर्ड हॉट वाटर, ए डिस्टिल्ड वाटर, फिल्टर्ड वाटर एट अ रूम टेम्परेचर, सॉल्ट वाटर। इनमें से देखो सभी के सभी वाटर हैं, लेकिन देखो नो डाउट ए बी सी डी सभी के सभी मतलब कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, सभी में से इलेक्ट्रिसिटी को बोल सकते हैं कि पास कराया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया द बेस्ट। द बेस्ट कौन हो जाएगा भाई? तो ध्यान रखना, खारा पानी जो होता है ना, खारा पानी यानी खारा पानी कौन सा? ओशियस वाटर, अरे जिसमें साल्ट की मात्रा होती है। साल्ट कैसे बनता है? ओशन वाटर के किनारे ही बनता है ना, ओशियन, समुद्र, सी। ओके, तो सॉल्ट वाटर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अच्छा, क्वेश्चन पूछेंगे बैड कंडक्टर क्या होता है? व्हाट इज द बेस्ट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो लकड़ी हो गया, रबड़ हो गया, ये सभी क्या है? प्लास्टिक हो गया, ये सभी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा नाम होता है इंसुलेटर, ठीक है। सारे इंसुलेटर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, लेकिन इंसुलेटर एंड बैड कंडक्टर में स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस है कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में बस ये हो सकता है कि इसमें से करंट पास कराया जा सकता है, थोड़ा बहुत ही जरी मनी कराया जा सकता है, थोड़ा बहुत ही बैड कंडक्टर में थोड़ा बहुत। लेकिन इंसुलेटर में क्या होता है ना, कम्प्लीटली बैन होता है, इसमें से तुम इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगा। तो इंसुलेटर के एग्जांपल्स भी वही सब हैं जो बैड कंडक्टर के हैं। वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, ये सारे के सारे कौन से हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, या फिर इंसुलेटर कह सकते हो। उतना डिटेल में आपको जाना नहीं है, जो याद बोला है बस ध्यान रखना। अगर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछ दे विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन दे देगा, प्लास्टिक या फिर रबड़, जिसमें से करेंट जो है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो नहीं कराया जा सकता है। जैसे कि देखो ना, लकड़ी पे तुम कोई भी करेंट, कोई भी तार वगैरह घर में ले लेना, लकड़ी में से सटाना, एक एंड में सटाना और दूसरा एंड को पकड़ना, ये नहीं कि जो जिंजा सटा रहे हो उनसे पकड़ लिए, नहीं, कहीं अलग सरफेस पे सटाना है और दूसरे एंड में पकड़ना, करंट नहीं लगेगा। क्यों? हम लोग जब भी जाते हैं, करंट लगने की बारी आती है तो हम लोग कुर्सी पे चढ़ के कोई काम करते हैं, ज़मीन में नहीं, ठीक है। खाली पैर हम लोग करंट वगैरह वाला काम नहीं करते हैं। चप्पल पहन लेते हैं जो कि प्लास्टिक का होता है, रबड़ का होता है। तो समझ में आता होगा आपको। अब अगला क्वेश्चन को देखो। 2 कार्स पासिंग ईच अदर at a high speed are in danger of side of sweeping because option number A is of the increase in the air pressure in the space between them,
of decrease in the velocity of air molecules between them, of decrease in the air pressure of a space between them, increase in the velocity of एयर प्रेशर मॉलिक्यूल बिटवीन देम। तो जिनका कंसेप्ट क्लियर होगा वो क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से डील कर पाएंगे कि जब दो कार आपस से गुजरती है, एगो नॉर्थ से जा रहा है, एगो साउथ से जा रहा है, आपस से एकदम तो गुजरती है एट वेरी हाई स्पीड, बहुत तेज़ी से, ठीक है, आर इन डेंजर ऑफ साइड स्वीपिंग बिकॉज ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बिकॉज जब ऐसा होगा ना तो क्या होगा ना कि उनका जो एयर प्रेशर है दोनों के बीच में, दोनों का स्पेस के बीच में, ठीक है, वो काफ़ी कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो टू कार्स पासिंग ईच अदर एट अ हाई स्पीड इन अ डेंजर ऑफ साइड स्वीपिंग बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन एयर प्रेशर इन स्पेस बिटवीन देम, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर फ्यूजन इज कॉज्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ, अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो करने चाहिए तुम लोग को, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है वो न्यूट्रॉन के इम्पैक्ट से होता है। एन फॉर न्यूक्लियर, एन फॉर न्यूट्रॉन, ट्रिक बना सकते हो, एग्जाम में आएगा, याद रखना। चलो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एज द कूलेंट। कूलेंट मतलब कूल करने के लिए होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर एक आप देखे होंगे मशीन है जिसमें कूलेंट लगा हुआ होता है, बहुत कुछ लगा हुआ होता है। तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो कूलेंट का काम होता है वो कौन कर देता है? पानी से ठंडा होता है, या कैडमियम, या लिक्विड सोडियम, या ग्रेफाइट। तो बहुत सारे लड़के क्या मार के आएंगे आंसर में, एग्ज़ाम में, हैवी वाटर, ढेर सारा पानी डालो मशीन ठंडा हो जाएगा। नहीं भाई नहीं, ना गलती मत कर देना, लिक्विड मार के आना है आपको। लिक्विड सोडियम डाला जाता है कूलेंट के रूप में। न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनमें से एक पार्ट है कूलेंट, और कूलेंट में किसका यूज़ किया जाता है? लिक्विड सोडियम का। न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ना होता है आपका 12th क्लास में था ये न्यूक्लियर रिएक्टर आपको पढ़ना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। अब देखो पेनिट्रेटिंग पावर मतलब होता है छेद करना, मतलब पेनिट्रेटिंग मतलब क्या होता है? कितना अंदर जा सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है। अब ओके, छेद करना नहीं बोलोगे कितना अंदर जा सकता है, पेनिट्रेट किया जा सकता है। तो सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर किनके पास होता है? अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेज एंड ऑल हैव द सेम पेनिट्रेटिंग पावर्स। क्या सबके पास सेम पेनिट्रेटिंग पावर्स होता है? ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी जो है अल्फा बीटा गामा सबके पास सेम होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है क्या? तो ये कहना बिल्कुल गलत है, सबका अलग अलग पेनिट्रेटिंग पावर है। तो ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल गलत है, ये नहीं कह सकते कि सबका सेम है, ठीक है। तो 5 का आंसर एक्चुअली में क्या हो जाएगा? सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर जो होता है वो अल्फा पार्टिकल में होता है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल में सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर देखा जाता है। अब क्वेश्चंस तो ये भी बनना चाहिए सर कि आप सबसे कम वाला का बता दिया, सबसे ज़्यादा किस में होता है? विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द हाइएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। तो याद रखना एक्सरेज जो होता है, एक्सरेज, ठीक है, और गामा रेज, गामा को ऐसे बाई की तरह लिखते हैं, गामा रेज, इन दोनों के पास हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होता है, हाईएस्ट। लोवेस्ट बात करी जाएगी तो अल्फ़ा, हाईएस्ट बात करी जाएगी तो एक्सरेज, ठीक है। 10 to 100 टाइम्स, ये वैसे लिखना नहीं है 10 to 100 वाला, बस ऐसे बता रहा हूँ। 10 to 100 टाइम्स तेज़ी स्पीड में मूव करता है जब ये एयर में जाता है, ठीक है। और इनकी एनर्जी पे ये सारा का सारा डिपेंड करता है, कितना एनर्जी है एक। तो बस ये याद रखना सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किनके पास है? एक्स रेज एंड गामा रेज। 6 को देखो, ऑप्टिक्स फाइबर्स आर मेनली यूज्ड फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग।
वेरी इजी है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फ़ा रेस। ठीक है, सॉरी वो तो 7 का ए है, 6 का ए हो जाएगा कम्युनिकेशंस। ऑप्टिक फाइबर्स जो होता है कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑप्टिक्स फाइबर फूड इंडस्ट्री में नहीं यूज़ किया जाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इसका यूज़ नहीं है, बिहेविंग में भी इनका यूज़ नहीं है, कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तुम लोग देखते होगे गीगा फाइबर इंटरनेट के लिए, तो कम्युनिकेशन के फील्ड में इसका यूज़ किया जाता है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द मोस्ट पेनिट्रेटिंग, अभी अभी मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग क्या हो गया, तो मैंने आपको कौन कौन सा बताया था, एक्सरेज एंड गामा रेज। ठीक है, लेकिन बोलेंगे सर एग्ज़ाम में तो कोई एक को ना चूज करना रहेगा, यहाँ पर तो दोनों देवल है। पहला तो देख लो, ए तो होगा नहीं, बी तो होगा नहीं। अब मैंने क्या क्या बताया था, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर किनके पास होता है, इन दोनों के पास। लेकिन एग्ज़ाम में एक दुविधा है कि एग्ज़ाम में जब आएगा तो कोई एक को चूज करेंगे ना सर, कि दोनों को करेंगे, दोनों को करेंगे तो एक को नहीं सही करेगा मास्टर, तो मास्टर सही नहीं करेगा तो कोई एक चूज़ करना है। अब इन दोनों को कंपैरिजन करा जाता है तो इनमें से सबसे ज़्यादा किसके पास होता है, एक्स रेज के पास या गामा रेज के पास। नो डाउट दोनों के पास बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर है, लेकिन इन दोनों में से सबसे ज़्यादा किस में। ठीक है, तुम लोग बताओ, तुम लोग गेस करो। तो ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ ना तो हमेशा गामा रेस को चूज़ करना है, ऑप्शन नंबर सी को। सबसे ज़्यादा मोस्ट पेनिट्रेटिंग ऑप्शन नंबर सी गामा रेस होता है। एक्स रेस भी होता है लेकिन स्लाइटली ज़्यादा होता है गामा रेस। ओल्ड रिटन मटेरियल विच कैन नॉट बी रीड एजली कैन बी रेड बाय, जैसे कि पुराने बहुत सारी किताब से हैं जिसको हम लोग आसानी से पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ा नहीं जा सकता है, तो उसको पढ़ने के लिए हम एक मेथड का यूज़ करते हैं और एक चीज़ का यूज़ करते हैं। वो कौन सा है, कॉस्मिक रेज है, अल्ट्रा वायलेट रेज है, तो अल्ट्रा वायलेट तो होगा नहीं, इंफ्रा रेड से है और नन ऑफ दिस है। कौन सा आंसर हो जाएगा, 8 का। तो अगर कोई भी मटेरियल है ओल्ड रिटेन है, बहुत 100 साल पुरानी किताब है, नहीं समझ में आ रहा है खुद से, तो इंफ्रा रेड से अगर तुम उसको थोड़ा सा स्टडी करोगे ना तो तुम उसको पढ़ पाओगे बहुत ही ईजिली। साइंटिस्ट लोग पढ़ लेते हैं ईजिली। ठीक है, तो इंफ्रा रेड का यूज़ किया जाता है इसमें, याद रखना। स्टैटिक जीके एक तरीके से है ये सब। ओके, सारे के सारे क्वेश्चन एक तरीके का स्टैटिक जीके है, और आपके एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके कितना इंपॉर्टेंट है आई होप मैं समझा नहीं सकता हूँ। और स्टैटिक जीके का मैंने लगभग 20 क्लासेस करवाए हैं। ठीक है, कर लेना, वो सब बहुत ज़रूरी है, आएगा ज़रूर एग्ज़ाम में। उसके बाद देखो साइरोजेनिक इंजन्स फाइंड एप्लीकेशन इन, साइरोजेनिक इंजन जो है किस में पाया जाता है, इसका एप्लीकेशन किस में पाया जाता है, रॉकेट में, रॉकेट टेक्नोलॉजी में, फॉरेस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स में, और सबमरीन प्रोपल्शंस में, रिसर्चर्स इन सुपर कंडक्टिविटी में। साइरोजेनिक इंजन्स। ठीक है, तो साइरोजेनिक इंजन्स में बता दूं, बहुत सारे लड़कों को ये नया क्वेश्चन होगा, नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, तो साइरोजेनिक इंजन्स जो है ना, हमेशा किस में मारना है आपको, रॉकेट में। ठीक है, रॉकेट जो रॉकेट जाता है आसमान में छूट के, तो रॉकेट जो होता है, रॉकेट टेक्नोलॉजी में साइरोजेनिक इंजन्स का एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा। बाकी तीनों ऑप्शंस गलत है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द बेस्ट कलर ऑफ सन अम्ब्रेला विल बी, द बेस्ट कलर्स फॉर द सन अम्ब्रेला, सन अम्ब्रेला विल बी, सन अम्ब्रेला समझते हो। ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी। ब्लैक ऑन टॉप, वाइट ऑन द साइड, मतलब ऊपर में ब्लैक होगा, साइड में वाइट होगा। वाइट ऑन टॉप, ऊपर में टॉप होगा लेकिन साइड में ब्लैक होगा। प्रिंटेड विथ ऑल द 7 कलर्स ऑफ अ रेनबो। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाइट ऑन द टॉप एंड ब्लैक ऑन द साइड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया क्यों हुआ ऑप्शन नंबर सी।
अरे दादाजी, पुराने ज़माने के तुम्हारे दादाजी नाना जी जो भी होंगे, और आज भी होता है, देखते होगे जो लोग छाता लेके घूमते हैं, तो कई छाता ऐसे होते हैं जो कि ऊपर से उजला होता है और साइड में कैसा होता है, काला होता है। और उजला जो होता है तुम लोगों को भी पता है, काला जो होता है कि सनलाइट को अट्रैक्ट करता है, लेकिन उजला का ऐसा कुछ नहीं है। उजला जो है सनलाइट को अट्रैक्ट नहीं करता है, इसीलिए टॉप में उजला होना चाहिए और साइड में ब्लैक चला दोगे। लेकिन वही काम तुम कर दोगे टॉप में ब्लैक, साइड साइड में, तो सारा पूरा का पूरा सनलाइट तुम्हें में आ जाएगा और छाता लगाने से कोई फायदे नहीं होगा, तुम धूप से बच ही नहीं सकते हो। समझ रहे हो? इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बहुत सही है। आइए, तो रेनबो अलग ही टॉपिक है, इसको कैसे कर दिए। अम्ब्रेला की बात करी गई है ना, सन अम्ब्रेला मतलब गर्मी के सीजन वाला जो अम्ब्रेला होता है उसकी बात करी गई है। जल्दी जल्दी करते हैं, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है आपको, आप लोग अब समझदार हो गए, एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, तो मैं क्या करूँगा, क्वेश्चंस करवाऊँगा और आंसर साथ ही साथ करते चलेंगे, ठीक है। जहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी मैं दे दूँगा। Which of the following laws is explained by the statement that matter can neither be created nor be destroyed? वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन है यार, ये तो क्लास 6 में पढ़ा था, क्लास 8 में पढ़ा होगा, क्लास 10th में, 12th में पढ़ा होगा। बताओ वो कौन सा है जिनमें, वो कौन सा लॉ है जिनमें कहा गया है जो मैटर है ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो लॉ ऑफ ऑस्मोसिस कहना गलत है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यही दोनों में से एक होगा, ए या सी, ठीक है, ए या सी। हाँ, जिन्होंने बोला है कंजर्वेशन ऑफ मास देन वो सही है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जिन्होंने बोला है वो गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। एविएशन फ्यूल फॉर जेट एरोप्लेन्स, जेट एरोप्लेन्स में एविएशन फ्यूल्स होता है, उसमें लेकिन बोला गया है कि एविएशन फ्यूल इज़ कंसिस्ट ऑफ प्यूरिफाइड पेट्रोल, केरोसिन, गैसोलीन एंड डीजल। एरोप्लेन्स में एविएशन फ्यूल्स यूज़ किया जाता है, तभी तो एरोप्लेन चलता है, पानी में थोड़ी चलेगा एरोप्लेन। तुम्हारा स्कूटर चलता है पानी से, तो फ्यूल डालना पड़ता है, वैसे ही एरोप्लेन चलेगा पानी से, फ्यूल डालना पड़ेगा। अब बोल रहा है उस जो एविएशन फ्यूल डाला जाता है एरोप्लेन्स में, उसमें क्या होता है, कौन सा प्यूरिफाइड फॉर्म होता है, किसका, पेट्रोल का प्यूरिफाइड फॉर्म होता है, केरोसिन का, गैसोलीन का या डीजल का। तो 12th का आंसर क्या हो जाएगा, 12th का ऑप्शन नंबर बी, केरोसिन का प्यूरिफाइड फॉर्म होता है, जिसको बिहारी में बोलते हैं करासन। बिहारी वाला करासन इसको बोलता है, मेरे गांव में तो बोलता है भाई यही, तुम लोग का पता नहीं। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द इन्वर्टर एंड इन्वेंशंस। अच्छा, ये मैंने तुमको पढ़ा रखा है कि किन्होंने क्या इन्वेंट किया था, नहीं पढ़ा रखा है तो बोलना, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, ये भी आएगा एग्ज़ाम में। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से जो है मात्र एक ही ऑप्शन सही है, बाकी सब उल्टा सुल्टा दे दिया है, ठीक है। देखो पूछ रहा है ना क्वेश्चन में कि बीच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट कॉम्बिनेशन, एक ही कॉम्बिनेशन, यहाँ पर 4 ऑप्शन में एक ही कॉम्बिनेशन सही है, उसी को तुमको ढूंढना है। जैसे कि गैलीलियो ने ट्रांजिस्टर की खोज की है, बिल्कुल नहीं, टेलीस्कोप की खोज की थी। अच्छा, इल्सन थॉमसन ने विंडमिल की खोज की है, हाँ या ना? ये भी गलत है। जे वेर्ड ने टेलीविज़न की खोज की है। सर फ्रैंक वाइटल ने लेज़र की खोज की है, नहीं। ऑप्शन नंबर सी बच जाता है, और ये देखना गूगल करके, यही सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। और आपका होमवर्क ये है, आपका है, क्योंकि खुद से करोगे ज़्यादा सीखोगे, पहली बात बता दे रहे हैं हम, ठीक है। आत्मनिर्भर बनोगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा भी तुम लोग को। बाकी तो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ही, सबका इन्वेंशन एक टॉपिक ही होता है, अगर मैंने नहीं कराया होगा तो खुद से कर लेना। इन्वेंशन एंड इन्वेंटर का इम्पोर्टेंट, जैसे कि टेलीफोन का खोज किसने किया था, टेलीस्कोप का खोज किसने किया था, ठीक है, और भी हैं, खैर छोड़ो, मैं करवा दूंगा तुमको, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले।
देखेंगे कोशिश करके। लेकिन आपका ये टॉपिक है इन्वेंटर्स एंड इन्वेंशन, सर्च करना गूगल पे, बायजूस होगा, किसी का भी PDF आ जाएगा, उसको डाउनलोड करके याद करने की कोशिश करना। मैं कोशिश करूँगा पूरी तरीके से करवाने का ये टॉपिक, ठीक है। हु अमंग द फ्लोइंग लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ न्यूक्लियर साइंस इन द कंट्री, ठीक है। हमारे कंट्री में न्यूक्लियर साइंस का फाउंडेशन किन्होंने रखा था? विक्रम साराभाई ने, होमी जे भाभा ने, MKG मेनन ने, राजा जी रामन्ना ने, ठीक है, रमन्ना। तो ABCD है। न्यूक्लियर साइंस का कॉन्सेप्ट हमारे कंट्री में किन्होंने रखा था? 14 का क्या हो जाएगा? B, 14 का B, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। व्हाट हैपन्स टू द लेवल ऑफ मरकरी इन द बैरोमीटर ट्यूब व्हेन इट इज टेकन डाउन ए कोल माइन, ठीक है। A हो जाएगा फॉल्स, B हो जाएगा रिमेन अनअल्टर्ड, C हो जाएगा राइजेस एंड D हो जाएगा राइजेस एंड देन फॉल। 4 ऑप्शन है, 15 का क्या हो जाएगा? ठीक है, C हो जाएगा, राइज हो जाता है। क्या होता है? जब द लेवल ऑफ मरकरी इन द बैरोमीटर ट्यूब का जो देखो मरकरी में, देखो एक होता है बैरोमीटर ट्यूब, देखा होगा तुमने फिजिक्स वाले लैब वगैरह में, ठीक है। तो वहाँ पे मरकरी लगी हुई थी, तो वहाँ का जो मरकरी का लेवल है वो बढ़ जाता है जब तुम इसको कोल माइन के अंदर घुसाते हो, तो राइज होता है। अच्छा, इन बैरोमीटर, अच्छा एक क्वेश्चन से, बैरोमीटर मापता क्या है? मेजरमेंट किसका करता है? क्योंकि बैरोमीटर है तो कुछ ना कुछ ज़रूर मापता होगा, ठीक है। जैसे कि सेंटीमीटर किसके लिए आता है? लेंथ के लिए। वैसे ही बैरोमीटर किसके लिए आता है? कमेंट डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इन बैरोमीटर मरकरी इज प्रीफर्ड ओवर वाटर बिकॉज, बैरोमीटर्स में मरकरी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है वाटर से, क्यों? A है मरकरी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, B है मरकरी साइंस देयरफॉर इट्स लेवल्स कैन बी रीड easily, मरकरी हैज़ हाई डेंसिटी एंड लो वेपर प्रेशर, मरकरी इज़ अवेलेबल इन ए प्योर फॉर्म। तो ABCD, विच वन इज़ करेक्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मरकरी के पास डेंसिटी ज़्यादा होता है। तुम इसको कितना भी नीचे ले जाओ, डेंसिटी इसका ज़्यादा होने से इसको कुछ होता नहीं है, तो इसके पास डेंसिटी ज़्यादा होता है और लो वेपर प्रेशर होता है। तो ये दोनों अगर होगा तो जरूर जाहिर सी बात है कि आप कोल माइन के अंदर इसको डाल सकते हैं। और मरकरी इसी कारण रीडिंग करने में हेल्पफुल करता है, ठीक है। तो बैरोमीटर ट्यूब में मरकरी का लेवल देखने में, जिससे पता चलता है कि कितना अंदर गया, क्या हुआ है, ओके। बाकी तीनों ऑप्शंस गलत हैं, ऑप्शन नंबर C छोड़ के। उसके बाद देखो, ए बॉम्ब इज ड्रॉप्ड एट द पॉइंट फ्रॉम ए मूविंग एरोप्लेन, द पायलट ऑब्जर्व दैट, अगर कोई चलती हुई एरोप्लेन से कोई बॉम्ब किसी पॉइंट पे पटका जाता है, तो जो पायलट होगा, चला रहा होगा एरोप्लेन, वो क्या ऑब्जर्व करेगा कि द बॉम्ब ट्रांसवर्स ए कर्व्ड पाथ एंड फॉल सम डिस्टेंस बिहाइंड द पॉइंट। जो पॉइंट पे वो छोड़ना चाह रहा है वो छोड़ेगा नहीं, और जो बॉम्ब का जो पाथ है वो कर्व्ड हो जाएगा और फॉल एट सम डिस्टेंस बिहाइंड, जो पॉइंट पे गिराना चाहता था उससे बिहाइंड गिर जाएगा, मतलब थोड़ा सा पॉइंट आगे पीछे गिर जाएगा। जैसे कि ये पॉइंट है ना, एरोप्लेन से गिराना चाह रहा था यहाँ पे, लेकिन उससे पहले ही गिर गया, कुछ सम पॉइंट, फॉल सम पॉइंट बिहाइंड यहाँ पे, तो पॉइंट पे तो गिरा नहीं, ठीक है। तो ये हो सकता है कि अब B में दिया गया था, बॉम्ब ट्रांसवर्स ए कर्व्ड पाथ एंड फॉल सम डिस्टेंस अहेड, पॉइंट के आगे गिरेगा। जैसे कि ये पॉइंट था, अब हो सकता है कि ऊपर से गिराया गया, यहाँ पे ना गिरे, उससे थोड़ा सा अहेड गिर जाए, ठीक है। द बॉम्ब ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड, द बॉम्ब है जो वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रॉप होगा, या लास्ट में द बॉम्ब रिमेन्स स्टेशनरी इन देयर एयर फॉर सम टाइम, ठीक है। वेरी वेरी टेक्निकल क्वेश्चंस, यानी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जिन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, वेरी इजी है। क्या होगा इसका आंसर 17 का? B। बॉम्ब को जब भी देखोगे, तुम देख लेना, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियोस है, जब भी एरोप्लेन से बॉम्ब को छोड़ा जाता है, मान लीजिए ये एरोप्लेन है, ठीक है,
बन जा यार। मान लीजिए ये एरोप्लेन है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करा जाएगा, एक बॉम्ब गिराया जाएगा। बॉम्ब जो है कभी भी सीधा नहीं गिरता है, वर्टिकली नहीं गिरता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल गलत है। बॉम्ब है थोड़ा सा क्या होता है, ट्रांसवर्स कर्व मारता है, ठीक है। ऐसे गिरेगा, आप देखो पॉइंट यहीं पे पहुंचना है, लेकिन कभी भी वो वर्टिकली एकदम डायरेक्ट सीधा नहीं आता है, वो थोड़ा सा ट्रांसवर्स कर्व मारता है और अपने पॉइंट पे गिरता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। सॉरी, ये तो बताया कि ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, अभी ने बताया वर्टिकली नहीं गिरता है। वर्टिकली नहीं गिरता है, जिस पॉइंट पे पहुंचना है वहाँ पे वर्टिकली नहीं गिरता है। लेकिन मैंने बताया कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्यों? क्योंकि जब भी गिरेगा ना ऊपर से बॉम्ब, तो वो थोड़ा सा ट्रांसवर्स मारेगा, हो सकता है वो आगे गिरे, एग्जैक्ट पॉइंट पे ना गिरे, वो थोड़ा सा अहेड गिरे। तो ये अहेड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अहेड, ठीक है। अहेड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मैंने गलती से बोल दिया है। ध्यान रखना, कभी भी डायरेक्ट वर्टिकल एकदम सीधा नीचे नहीं आता है, थोड़ा सा कर्व मारता है। When two bodies, a heavy one of the light and are acted upon by the same force by the same time, then the light body ups the lower velocity than the heavy one, and the momentum gained is different in both the cases. The light body builds up a higher velocity in the heavy one, and the momentum gained in the both cases. ठीक है, दोनों दो अलग अलग चीज़ें। इसमें बोल रहा है कि द लाइट बॉडी हैव द लोअर वेलोसिटी, इसमें बोल रहा है द लाइट वेलोसिटी हैव द हायर वेलोसिटी। तो 18 का क्या हो जाएगा आंसर? और भी इसके ऑप्शन है ना, इसके ऑप्शंस और पढ़ो, दुइये को पढ़ा। सी डी किधर है? इधर है। यहाँ पर दिखता है कि द लाइट बॉडी बिल्ड्स अप द हायर वेलोसिटी देन द हैवी वन एंड द मोमेंटम गेन्ड इज द सेम इन द बोथ केसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं हुआ? द लाइट बॉडी विद द हायर वेलोसिटी एंड द हैवी वन एंड द मोमेंटम डिफरेंट। यहाँ पर जो मोमेंटम था बोल रहा था डिफरेंट, लेकिन यहाँ पर मोमेंटम भी बोल रहा है कि सेम होना चाहिए, तो ये वाला सही है। राइज ऑफ मर्करी इन बैरोमीटर इंडिकेट्स, अभी पढ़ा था बैरोमीटर में, बैरोमीटर का दो क्वेश्चन कर लिया, एक ये। अब थर्ड क्वेश्चन आया है कि मरकरी का जो लेवल होता है, राइज होता है, वो क्या इंडिकेट करता है, उससे पता क्या चलता है? फेयर वेदर, स्टॉर्म, रेन, बोथ, बी एंड सी। 19 है क्वेश्चन नंबर 19, ए हो जाएगा इसका आंसर। फेयर वेदर को पता करने के लिए हम लोग मरकरी का यूज़ करते हैं बैरोमीटर में। टेम्परेचर बेसिकली मापता है, समझ रहे हो? अब बोलेगा रेन मापेगा, नहीं, रेन नहीं मापता है, तो ऑप्शन नंबर सी तो गलत है। स्टॉर्म भी नहीं मापता है। ओनली ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। द सोर्स ऑफ द एनर्जी इज बेसिकली इन द ओशियन, सन, एटमॉस्फेयर, स्पेस। ये तो बहुत इजी है। सोर्स ऑफ एनर्जी किसको माना जाता है सबसे ज़्यादा? बी, सन भगवान को भाई, सूर्य देवता सबसे बड़े सोर्स ऑफ एनर्जी है। चलो, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, एयर से ग्लास में जब लाइट को पास करवाते हैं, इट एक्सपीरियंसेस चेंज इनटू, क्या उसका चेंज में क्या बदलाव आता है? फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ बदल जाता है क्या? कि फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड बदलता है, वेवलेंथ या स्पीड बदलता है, या फिर लास्ट में है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड, तीनों बदल जाता है? कौन सा आंसर हो जाएगा 21 का? तो हो जाएगा वेवलेंथ एंड स्पीड। जब भी तुम कोई लाइट को एयर से मतलब पास करवाओगे, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एयर टू ग्लास, देन वेवलेंथ जो होगा वो चेंज हो जाएगा एंड स्पीड थोड़ा सा रिलेटिवली क्या होगा, कम जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग, तो दोनों चेंज हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किसका? 22 का। देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द डिस्कवरीज ऑफ आइंस्टीन। चारों में से आइंस्टीन ने किन की डिस्कवरी की थी? चार ऑप्शन है, चारों को पढ़ो एक बार। तो चारों में से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डिस्कवर्ड बाय आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर सी,
22 का ऑप्शन नंबर सी। 23 का, इन अ कन्वेक्स मिरर ए गुड रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार। कार में जो मिरर लगा हुआ होता है, जो जिससे देखते हैं पीछे कौन सा आ रहा है गाड़ी, तो कार में कौन सा मिरर लगा हुआ होता है, कन्वेक्स, कॉनकेव। तो यहाँ पर तो बता दिया गया कि कन्वेक्स मिरर लगा हुआ होता है, यहाँ पर बता दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन तुमसे कुछ और पूछ रहा है कि कन्वेक्स मिरर जो लगा हुआ होता है गाड़ी में, ठीक है, रियर व्यू के लिए, वो क्यों लगा हुआ होता है? बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म डिमिनिश्ड इमेजेस, इट हैज़ नो फोकल पॉइंट्स, इट्स इमेजेस कैन बी थ्रोन ऑन ए स्क्रीन, इट्स फॉर्म इरेक्ट, रिड्यूस्ड इमेजेस। हमको लग रहा है ना कि इरेक्ट वाला और इमेज छोटा कर देता है, रिड्यूस कर देता है, वो सही होना चाहिए। तो 23 का डी ए होगा। तुम देखते होगे, एक्सपीरियंस भी किया होगा, गाड़ी वाला जो शीशा लगता है, सॉरी शीशा बोल रहे हैं, जो ऐनक लगा हुआ होता है गाड़ी के दोनों साइड, उसमें देखना जो फ़ोटो बन के आएगा ना, वो छोटा बन के आता है। आदमी बाहर में इतना बड़ा है, लेकिन फोटोआ में यानी मिरर में आदमी बहुत छोटा निकल के आता है, उसका इमेज। तो रिड्यूस्ड इमेज आता है कुछ भी चीज़ का। पेड़ हो जाएगा, बाहर में बहुत बड़ा पेड़ है लेकिन मिरर में बहुत छोटा, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। समझ गए? द न्यूक्लिड्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स और द मास नंबर इज नोन एज वेरी, ये तो पढ़ा रखा है मैंने तुमको, ज्योग्राफी में भी पढ़ना था, केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा 24 का? आइसोटोन्स हो जाएगा, ठीक है, आइसोटोन्स ऑप्शन नंबर डी। आइसोटोन्स के पास क्या होता है? आइसो मतलब होता है सेम, और टोन्स यहाँ पर दिया गया है। तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। देखो, न्यूट्रॉन की जो संख्या होगी वो सेम होगी, लेकिन प्रोटॉन की संख्या होगी वो अलग अलग होगी सब में। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, उनमें से कुछ एलिमेंट्स है जो हैं वो आइसोटोन्स भी हैं। आइसोटोन्स के 2-3 एग्जाम्पल लिख देना कमेंट बॉक्स में। वाई इज़ देयर स्पल्टरिंग साउंड व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन हॉट ऑयल? ठीक है, जब भी हम हॉट ऑयल पे वाटर को ऐसे छिड़कते हैं तो एक साउंड आता है, उस साउंड का नाम है स्पल्टरिंग साउंड। तो क्यों आता है? वाई? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज हायर देन ऑफ ऑयल। ऑप्शन नंबर बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ऑयल इज हायर देन ऑफ वाटर। ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स, ऑयल एंड वाटर कॉम्बाइंस टू फॉर्म ए कंपाउंड। पहली बात कि ऑयल एंड वाटर मिक्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बेसिक, जब पानी, तेल में पानी मिलाओ या पानी में तेल मिलाओ, दोनों मिक्स होगा। 25 ऑप्शन नंबर क्या होगा 25 का? ध्यान रखना, पानी और तेल कभी मिलेगा नहीं। घर में जाना, थोड़ा सा पानी लेना, तेल मिलाना, दोनों अलग अलग रहेगा, मिलवे नहीं करेगा। तो ऑयल वाटर डू नॉट मिक्स वाला तो गलती हो जाएगा। कंबाइन भी नहीं हो सकता है, ठीक है। कंपाउंड कैसे बना देगा? जब कंबाइन ही नहीं हो रहा है तो कंपाउंड कैसे बनेगा भैया? ऑप्शन नंबर बी मेरे हिसाब से सही होना चाहिए 25 का। जिन्होंने बी बोला है बहुत सही, बहुत सही, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो ऑयल का होता है वो ज़्यादा होता है वाटर से, इसी कारण ऐसा साउंड क्रिएट होता है। Which falls down faster in a vacuum, either a wooden falls or a steel wall, a wooden ball, either a steel wall, all will down at the same speed in a vacuum because there will be no air resistance. Very easy question. सब बोलेगा कि तो सबसे आसान क्वेश्चन पूछ दिए सर। बताओ 26 का क्या होगा? डी। वैक्यूम में अगर तुम किसी को भी गिराओगे वैक्यूम में तो सबका स्पीड सेम ही रहता है, ठीक है। क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी। मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल शुड हैव, जो हमारे मटेरियल्स यूज़ किया जाता है बर्तनों में, कुकिंग जो खाने वाले पकाने वाले बर्तन है, कढ़ाई हो गया,
और डब्बा हो गया, जो भी है जिसमें खाना बन सकता है वो उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है? 27 का 4 ऑप्शन है, कौन होगा सही? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। हाई स्पेसिफिक हीट, लो थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, इसीलिए इन सभी का यूज़ होता है। हीट ज़्यादा होना चाहिए और थर्मल कंडक्टिविटी जो होता है वो कम होना चाहिए। चलो, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देखो, एक्सप्लेन करने से ना, ये 26 क्वेश्चन करने में, 27 क्वेश्चन करने में 35 मिनट लग गया, समझते हो भाई? अब क्वेश्चन है तुम्हारे टोटल 100, तो एक्सप्लेन करने लग जाओगे ना तो ये क्लास 2 घंटे का चला जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, अभी डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर करवाते चलूँगा, आपको ध्यान रखना है बस। मशीन पार्ट्स गेट जैम्ड इन विंटर बिकॉज, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग? और 28 का पहला ऑप्शन है द विस्कोसिटी ऑफ द लुब्रिकेंट यूज्ड इन अ मशीन पार्ट्स इंक्रीज विद द डिक्रीज इन द टेम्परेचर, ठीक है। विस्कोसिटी जो है बढ़ेगा जैसे ही टेम्परेचर को तुम घटाते हो। द विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट यूज टू मशीन पार्ट्स विल बी डिक्रीज, विस्कोसिटी डिक्रीज होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ठीक है। तो यही सब है, 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा हो जाएगा? 28 का बी ही हो जाएगा, जो अभी भी पढ़ा था। विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट इज यूज्ड इन मशीन पार्ट्स डिक्रीजेस एज द डिक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर तुम घटाओगे विस्कोसिटी भी घटेगा, टेम्परेचर घटेगा विस्कोसिटी भी घटेगा। चलो, यूजुअली लाइट ट्रेवल्स फास्टर दैन साउंड, हाउएवर when we switch a television set on, the pictures comes later than the sound। the reason is that, हमेशा याद रखना, जो लाइट है ज़्यादा तेज़ी से ट्रेवल करता है साउंड के कंपैरिजन में। और तुम जब टेलीविज़न खोलते होगे तो ये भी तुम देखते होगे कि जो फोटो है वो जल्दी दिखता है और साउंड जो है थोड़ा सा लेट पहुंचता है, रिलेटिवली लेट पहुंचता है। अगर ध्यान से गौर करके देखोगे तो, अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो बोलोगे सर दोनों तो एक ही बार में आता है, ऐसा नहीं है। लाइट पहले पहुंचेगा, फोटो वगैरह, उसके बाद साउंड थोड़ा लेट से पहुंचता है। क्यों होता है ऐसा, रीज़न बताना है। तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द पिक्चर ट्यूब्स टेक्स टाइम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और भूल चूक माफ़ करना, यहाँ पे भूल चूक, यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा गया है कि कौन ज़्यादा तेज भागता है, ठीक है। यूजुअली जो है मैंने जो बताया कि लाइट जो है हमेशा साउंड से तेज़ भागता है, ठीक है, ठीक है। लाइट जो है हमेशा साउंड से तेज़ भागता है। और फिर मैंने एक चीज़ ये गलती की है, गलती मेरा ये है, मैंने बोला कि जब टेलीविज़न ऑन करते हैं तो साउंड थोड़ा लेट पहुंचता है, थोड़ा सा लेट, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, और फोटुआ जल्दी पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर तो साफ साफ लिखा गया है, जब टेलीविज़न को ऑन करते हैं द पिक्चर्स कम लेटर, मतलब पिक्चर्स जो है बाद में आएगा, साउंड पहले आएगा। क्यों? मैं भी कंफ्यूज हूँ, ठीक है। तो ये सही है, यहाँ पे जो लिखा गया वो सही है, जो मैंने बताया वो गलत था, तो वो करेक्शन कर लेना। साउंड जो है, देखो अमूमन क्या होता है ना, दोनों चीज़ यहीं पे लिख दिया गया। अमूमन क्या होता है, साउंड तेज नहीं होता है, ज़्यादा तेज होता है लाइट। लेकिन जब टेलीविज़न ऑन करते हैं तो साउंड ज़्यादा तेज होता है, लाइट थोड़ा कम होता है। क्यों ऐसा होता है? तो हो जाएगा एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द पिक्चर्स ट्यूब्स टेक्स टाइम। जो टेलीविज़न में पिक्चर्स बनना होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का इमिशन होना होता है, तो उसी इमिशन करवाने में जो पिक्चर्स होता है, पिक्चर्स ट्यूब, वो टाइम ले लेता है। और साउंड में ऐसा कुछ इमिशन वगैरह होता नहीं है, तो वो तुरंत आ जाता है। 30 का क्या हो जाएगा? द मोस्ट सिग्निफिकेंट रेवोल्यूशन इन फिजिक्स इन द 20th सेंचुरी वाज। 30 का क्वांटम मैकेनिक्स।
क्वांटम मैकेनिक्स सबसे ज़्यादा रिवोल्यूशन लाया है फिजिक्स के फील्ड में, क्रांति। ठीक है, मोहो इज़ द यूनिट ऑफ, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, यूनिट वाला भी मैंने तुमको पढ़ाया था फर्स्ट क्लास ऑफ फिजिक्स में। मोहो किसका यूनिट है? 31 का। बी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मत मार के आ जाना, रेजिस्टेंस मत मार के, रेजिस्टेंस का क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अच्छा, तुम लोग कमेंट करके बताना रेजिस्टेंस का क्या होता है यूनिट, और कंडक्टिविटी का भी बताना है, दोनों का बताना है। When an electric bulb breaks, there is a mild bang due to, जब कोई इलेक्ट्रिक बल्ब टूटता है तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बैंग होता है, माइल्ड बैंग। क्यों? बिकॉज ऑप्शन नंबर 32 का सी, द एयर रशिंग इनटू द फिल एक्वेटेड स्पेस। जब देखो बल्ब कोई भी होता है तो बल्ब ऐसे बना हुआ होता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लगा हुआ होता है, इसमें ऑक्सीजन पास करने की कोई जगह नहीं होती है, लेकिन जैसे ही ये फूटता है तो इसमें ऑक्सीजन जाता है, इसी कारण ये जो एयर जाने के कारण रशिंग ऑन द इक्वेटेड स्पेस में जब जाएगा ब्लास्ट होवे करेगा, बैंग करेगा। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम सन टू द मून टेक्स प्लेस बाई, सन से मून्स में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है वो किन के द्वारा होता है? रेडिएशन ओनली, रेडिएशन एंड कंडक्शन, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन, रेडिएशन कंडक्शन कन्वेक्शन तीनों। 33 का हो जाएगा रेडिएशन ओनली, सिर्फ रेडिएशन, ऑप्शन नंबर ए। 34 माइक्रोफोन इज अ डिवाइस इन विच, 34 का सी, साउंड वेव्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द रिकन्वर्टेड इनटू साउंड आफ्टर ट्रांसमिशन। ठीक है, साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन फिर वापस उसको रिकन्वर्ट भी कर देता है साउंड इनटू आफ्टर ट्रांसमिशन। ठीक है, द ब्लू कलर ऑफ द वाटर इन द सी, समुद्र का पानी ब्लू क्यों होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताओ। 35 का इसलिए होता है कि 35 का सी होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ ब्लू स्काई बाय सी वाटर एंड स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स का जो ब्लू लाइट है वो स्कैटरिंग करता है, फैलाता है, इसीलिए ब्लू दिखता है। और रिफ्लेक्शन ऑफ ब्लू स्काई, हमारा जो स्काई है ब्लू स्काई, उसका रिफ्लेक्शन के कारण। अच्छा, 36 ए लाइटेड कैंडल गेट्स एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश मतलब समझते हो, जो आसानी से जलाया जा सकता है। तो जो लाइटेड कैंडल से गेट्स एक्सटिंग्विश व्हेन कवर्ड विथ द टम्बलर बिकॉज ऑफ, 4 ऑप्शन से कौन सही हो जाएगा? 36 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इन एडुक्वेट सप्लाई ऑफ एयर। ठीक है, ठीक है। 37 ए वेदर बैलून इज नॉट फुल्ली inflated on the ground because A B C D। 37 का हो जाएगा डी। ठीक है, द एयर इनसाइड द बैलून एक्सपैंड्स एज इट्स राइजेस एंड मे ब्रस्ट। ठीक है, बैलून वगैरह फुलाए होगा तो समझ में आ गया होगा, जिनको नहीं समझ में आया वो याद कर लेंगे डायरेक्ट। One should not connect a number of electric appliances to the same power socket because, अब एक ही सॉकेट में ढेर सारा पावर अप्लाइंसेस को घुसा दोगे तो क्या होगा? क्यों नहीं ऐसा करते हम लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पूछ रहा है बिकॉज वाई, 4 ऑप्शन से, 4 ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? 38 का डी हो जाएगा। ऐसा इसलिए नहीं हम लोग को करना रहता है क्योंकि बिकॉज दिस कैन डैमेज द डोमेस्टिक वायरिंग ड्यू टू द ओवर हीटिंग। ऐसा करोगे तो सबसे पहली बात भाई, एक ही सॉकेट में ढेर सारा प्लग को घुसा दिए, टीवी वाला, मोबाइल वाला, सबका, रेफ्रिजरेटर वाला, सबको एक ही प्लग में घुसा दिए, तो इससे सबसे पहले ओवर हीटिंग बढ़ेगा। ओवर हीटिंग होने के कारण डोमेस्टिक जो वायरिंग होता है, तुम्हारे घर में जितने भी वायर लगे होते हैं सारे के सारे वायर ख़राब हो जाएंगे, जल जाएंगे, ये हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अब वायर ख़राब हो गए तो लाइट पास नहीं कर पाएगा इधर। ठीक है, अब लाइट पास नहीं करेगा, तुम्हारा घर अंधेरा रहेगा, दिया जला के रात भर सुतना। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अ स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड आर स्फेरिकल इन शेप
बिकॉज सरफेस टेंशन, जिनमें सरफेस वाला होगा वही आंसर हो जाएगा 39 का। 39 का डी हो जाएगा सरफेस एनर्जी। सी क्यों नहीं हुआ? सी और डी में अंतर है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट बिकॉज द सरफेस एनर्जी इज मिनिमम फॉर अ स्फेरिकल शेप। जब भी बूंद देखते होगे ऊपर से गिरते हुए, बारिश होता है तो ऊपर से बरसा गिरता है तो गोल गोल दिखता होगा, इसी कारण दिखता है क्योंकि उसका जो सरफेस एनर्जी होता है वो मिनिमम होता है, सरफेस टेंशन हाई होता है और इसी का कारण स्फेरिकल शेप बनाता है। स्फेरिकल शेप यहाँ पर मिनिमम होगा, ध्यान रखना यही वाला सेम चीज़ यही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम लिख दिया है जिसके कारण ये गलत हो गया। ए शिप राइजेज एज इट इंटर इन द सी फ्रॉम अ रिवर बिकॉज द वाटर इन द सी हार्ड वाटर। हो रहा है ना कि जो शिप है वो राइज करता है जैसे ही वो इंटर इन द सी फ्रॉम अ रिवर, बिकॉज रिवर्स के मुकाबले अगर कोई शिप जो होता है वाटर में समुद्र में इंटर करता है तो वो राइज करता है। क्यों करता है? 40 बिकॉज डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज हायर देन, डेंसिटी ज़्यादा होता है ना हायर वाटर का, और साथ ही साथ इसका जो कंडक्टिविटी होता है वो भी ज़्यादा होता है। अभी तो करके आया था पहला क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द बेस्ट कंडक्टर? सॉल्ट वाटर यानी समुद्र का पानी। तो कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होता है और साथ ही साथ डेंसिटी। रिवर वाटर मतलब मीठा पानी और सी वाटर मतलब खारा पानी। कहाँ पे था? आज 85 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा कर दिया हमने। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 40 का ऑप्शन नंबर अभी बताया था तुम लोग को, डी। 41 को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड न्यूक्लियर फ्यूल? 4 गो है, चारों में से सबसे अच्छा न्यूक्लियर फ्यूल कौन है? चारों में से सबसे अच्छा 41 का डी, प्लूटोनियम 239। ठीक है, सबका नाम मिलता जुलता है लेकिन प्लूटोनियम होगा, यूरेनियम, थोरियम, नेपट्यूनियम नहीं होगा। 42 इन एटॉमिक एक्सप्लोजन enormous energy is released which is due to the, जब एटॉमिक एक्सप्लोजन किया जाता है, बम मतलब एटॉम को एक्सप्लोड किया जाता है तो कौन सा एनर्जी सबसे ज़्यादा रिलीज होता है? कौन सा? 4 ऑप्शन है। एक है कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू प्रोटॉन्स, ठीक है, मतलब कौन सा एनर्जी होता है वो तो जानते हैं, ठीक है। इनॉर्मस एनर्जी प्रोड्यूस होता है, क्यों होता है? ड्यू टू द, वो पूछा गया है। तो कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन्स टू इनटू प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन में बदल जाता है इसी कारण। कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में बदल जाता है इसी कारण। या और भी ऑप्शंस हैं, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू न्यूक्लियर एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 42 का डी, कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी, इसी कारण, ठीक है। 43 का क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड फॉर ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर? मैंने बताया था न्यूक्लियर रिएक्टर का एक और क्वेश्चन किया था थोड़ा देर पहले, कूलेंट वाला, ठीक है। लिक्विड सोडियम कूलेंट का काम करता है। अब इस मशीन में न्यूक्लियर रिएक्टर में एक मॉडरेटर भी लगा हुआ होता है, मॉडरेटर कौन सा है वही पूछा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर? ऑर्डिनरी वाटर, रेडियम, थोरियम, ग्रेफाइट। चारों में से कौन सा हो जाएगा? 43 डी, ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अर्थ के 3 पार्ट होते हैं, तुमको भी पता होगा, ठीक है। सबसे ऊपर जिसमें हम लोग रहते हैं वो क्या कहलाता है? क्रस्ट, ठीक है। और ये अपर मेंटल, लोअर मेंटल और ये कोर। तो पूछ रहा है ना बाबू कि कोर में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाएगा? जिंक, कॉपर या एल्युमिनियम? तो याद रखना नीफे लेयर इसको कहा जाता है, ठीक है। इसको सियाल, सीमा
अभी मैं बताता हूँ सियाल सीमा क्या है। ये ज्योग्राफी में पढ़ना था एक्चुअली में। ओके, तो देखो नीफे लेयर मतलब अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाएगा, आयरन और निकल से ज़्यादा होता है आयरन की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन। अगर यहाँ पर निकल दिया रहता तो वो भी सही होता, लेकिन यहाँ पर निकल दिया ही नहीं है, एक ही चीज़ दिया गया आयरन। और सियाल मतलब होता है, समझते हो, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। सियाल सीमा और नीफे लेयर, ये 3 तरीके का लेयर होता है और क्रस्ट पे हम लोग ही रहते हैं। ठीक है, मैग्मा कहाँ से निकलता है ये बताना तुम लोग। मैग्मा जो होता है, लावा फूटता है, वॉल्केनिक इरप्शंस। लावा और मैग्मा में क्या अंतर होता है? कुछ नहीं, लावा मैग्मा दोनों वैसा ही होता है, दोनों का केमिकल कंपोजिशन भी सेम होता है। वो बात अलग है, लावा जो होता है जब मेंटल में रहता है, एस्थेनोस्फेयर में, तो वो थोड़ा सा मोल्टेन फॉर्म में रहता है। मोल्टेन फॉर्म में, चूँकि वो भी सॉलिड होता है लेकिन वो मोल्टेन होता है, लेकिन वो जैसे ही बाहर आता है वो जम जाता है और वो बन जाता है, और क्या, लावा। चलो आगे देखते हैं। ये सब ज्योग्राफी का कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। आयरन हो जाएगा। अच्छा, अगर यही वाला क्वेश्चन पूछ लेता सबसे ज़्यादा मेंटल में क्या होता है, तो मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, an alloy is used in the making of heating elements for the electric heating devices is, वो कौन सा alloy है जिसका यूज़ किया जाता है एज अ एलिमेंट फॉर इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस? सोल्डर, एलॉय स्टील, नाइक्रोम एंड जर्मन सिल्वर। 45 नाइक्रोम का यूज़ किया जाता है एज अ फॉर इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस। एक तरीके का अलॉय है ये नाइक्रोम। द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। वेरी इजी क्वेश्चन, 46 का सी हो जाएगा। ओके, कार्बन, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर टुगेदर इज कॉल्ड एज, इन तीनों को जब मिला देते हैं, कार्बन को, डायमंड को, ग्रेफाइट को, तो तीनों को एक साथ क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, तुम लोग बताओ। 47 बी, ये सारे के सारे एलोट्रोप्स हो जाएंगे। अच्छा, 48 है, ग्लैवेनाइज्ड आयरन शीट्स हैविंग कोटिंग ऑफ टीन, जिंक, लेड, क्रोमियम। 48 जिंक हो जाएगा। ठीक है, आयरन शीट का जो ग्लैवेनाइज्ड फॉर्म होता है, देखो क्वेश्चन कर रहा है कि ग्लैवेनाइज्ड आयरन शीट हैविंग कोटिंग ऑफ, कोई ग्लैवेनाइज्ड आयरन शीट मान लेते हैं, इस पे ऊपर जो ये कोटिंग लगा हुआ हो तो वो किसका होता है? कोटिंग, वो किसका होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी, जिंक का। यही होगा ना? 48 का सी होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ वही है, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फ्लोइंग, 48 का सी होगा ना यार, सी होगा ना। थोड़ा सा चीटिंग कर लेते हैं हम भी। कहाँ गया 48? जी हाँ, 48 का सी होगा। कहाँ थे? 48 पे थे। हाँ 49, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय मैन। अच्छा, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बताओ। मैंने पढ़ाया था एंशिएंट हिस्ट्री में ये वाला बात। वो पहला मेटल बताओ जो कि इंसानों के द्वारा खोजा गया था। ब्रोंज तो बहुत बाद में आया है। आयरन भी ऋग वेदा में आया है। वेदा से पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ, उससे पहले और भी लोग आए थे। तो ये दोनों तो बिल्कुल गलत है। आयरन की खोज ऋग वैदिक काल में हुआ था। सिल्वर तो बाद में आया भाई। ब्रॉन्ज तो ये भी बाद में आया है। ब्रॉन्ज एज इंडस वैली के आसपास में खोजा गया था, लेकिन उससे पहले भी तो लोग रहा करते थे, आदि मानव वगैरह। तो उन लोगों ने कौन सा खोज किया था? अब 3 गलत है तो बेवकूफ़ों बता देगा कि बचा एक, ऑप्शन नंबर डी बचा, तो यही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 49 का डी। सबसे पहला मेटल कॉपर खोजा गया था, उसके बाद ये सब आया है। कॉपर से बनाया ब्रॉन्ज, फिर आयरन तो बाद में आए किया, और सिल्वर सबसे लास्ट में आया है, यानी सबसे बाद में, इन चारों में सबसे बाद में। एन एलिमेंट दैट डज नॉट अकर इन नेचर बट कैन बी प्रोड्यूस आर्टिफिशियली इज, वैसा एलिमेंट बताओ इन चारों में जो कि नेचुरली नहीं पाया जाता है लेकिन उसको आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है। 4 ऑप्शन है।
थ्रोयम, रेडियम, प्लूटोनियम एंड यूरेनियम। 15 का तो ये जो प्लूटोनियम है वही होगा आंसर। प्लूटोनियम का एक और क्वेश्चन करवाया था ना, कहाँ गया? दो क्वेश्चन प्लूटोनियम का मैंने करवा दिया तुमको अभी अभी। प्लूटोनियम कहाँ गया? अच्छा करवाया था, याद रखना। 51 विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। जिक्रोन जो है न्यूक्लियर जिरकोन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ किया जाता है। मैग्नीज ड्राई बैटरी में यूज़ किया जाता है। मिका ब्लीचिंग पाउडर में यूज़ किया जाता है। बॉक्सिट टैनिंग में यूज़ किया जाता है। कौन सा कॉम्बिनेशन है चारों में जो एक कोई गलत है? इन चारों में एक कोई गलत है, वही खोजना है, बाकी 3 सही है। 51 तो मिका जो है ब्लीचिंग पाउडर के रूप में यूज़ नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, ये मिनरल ब्लीचिंग पाउडर में यूज़ नहीं होता है, तो यही सही हो जाएगा। ये इनकरेक्ट है पूरी तरीके से। द एलिमेंट, अगेन ये सभी पीरियोडिक टेबल करके जाना। केमिस्ट्री में कुछ पढ़ के जाओ या ना जाओ, पीरियोडिक टेबल आपके टिप पे होने चाहिए, ठीक है। तो देखो, द एलिमेंट फाउंड इन द सरफेस ऑफ मून इज टिन, टंगस्टन, टैंटलम, टाइटेनियम। सन के जो सरफेस है, सन के सतह पे कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है? टिन, टंगस्टन। 52 का टिन या टंगस्टन। तो जो लोग बोल रहा है टीन, उसको टीने से मारेंगे, समझ रहे हो? टाइटेनियम हो जाएगा भाई। 52 का डी हो जाएगा। टीन कैसे बोल रहे हो तुम लोग? 52 का डी होगा टाइटेनियम। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज, सबसे ज़्यादा खारापन कितना होता है? एवरेज पूछा जा रहा है, मतलब कुछ सीज में ज़्यादा होता है, कुछ सी में कम होता है, उन सब का एवरेज एक निकाला गया है। तो एवरेज खारापन कितना होता है? 20%, 25%, 30%, 35%। डायरेक्ट याद कर लेना, स्टैटिक जीके है। 35% सबसे ज़्यादा, 35%, ऑप्शन नंबर डी। द मेटेलिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हार्ड वाटर इज, हार्ड वाटर में जो मेटल्स पाए जाते हैं, मेटल का कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाया जाता है, कौन कौन सा होता है? एक हार्ड वाटर ले लो, उसमें क्या क्या पाया जाएगा? मैग्नीशियम, कैल्शियम, टीन, आयरन, टीन, कैल्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीशियम, टीन, आयरन। 54 का, 54 का कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये एक हार्ड वाटर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। द हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, अलग अलग लिखा गया है, क्वेश्चन है गलत लिख दिया। यहाँ पर देखो सुपर कंडक्टर एक साथ लिखना। आर द हाईएस्ट टेम्परेचर सुपर कंडक्टर आर मेटल एलॉय, कोरामीन ऑक्साइड्स, इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, प्योर रेयर अर्थ मेटल्स। 55 तो यहाँ पर हो जाएगा सेरामिक ऑक्साइड, जो है हाईएस्ट टेम्परेचर सुपर कंडक्टर है, हाईएस्ट टेम्परेचर। द वैरायटी ऑफ कोल इन विच द डिपॉजिट कंटेंस बोलो, कंटेंस बोले की बात है, रिकॉग्नाइजेबल ट्रेसेस ऑफ द ओरिजिनल प्लांट मटेरियल, ठीक है। एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पेट एंड बुटामिन। क्या हो जाएगा? 56। तो इसका आंसर हो जाएगा पेट, PEAT। द हाइएस्ट ग्रेड ऑफ कोल हुज सरफेस इज शाइनिंग। ये सभी सारा का सारा क्वेश्चन कहाँ से? मेटलर्जी, केमिस्ट्री से 12th में पढ़ना था। द हाइएस्ट ग्रेड ऑफ द कोल हुज सरफेस इज शाइनिंग एंड हैज़ द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू इज 57 सी एंथ्रासाइट। इसके पास हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल होता है, ठीक है, जिसका सरफेस इज शाइनिंग एंड द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होता है एंथ्रासाइट का। 57 का सी। 58 टोटल 60 क्वेश्चन ही करेंगे आज। एन एटम ऑफ एन एलिमेंट विद द मास नंबर 23, कोई एटम है जिसका मास नंबर 23 है एंड एटॉमिक नंबर 11 है, विल हैव कितना इलेक्ट्रॉन्स एंड कितना प्रोटॉन्स। तो जिनके पास भी मास नंबर इतना 23 दिया गया है और नंबर ऑफ
जो एटॉमिक नंबर वो 11 दिया गया है, तो उनके पास जो होता है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 58 का बी, मतलब उनके पास प्रोटॉन 11 होगा, इलेक्ट्रॉन 11 होगा। जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, एंड न्यूट्रॉन जो होगा वो 12 होगा। ठीक है। एटॉमिक नंबर निकालने का क्या फार्मूला है, सॉरी मास नंबर निकालने का क्या फार्मूला है, एडिशन। तो 11 तुम्हारा एटॉमिक, ठीक है, 11 तुम्हारा एटॉमिक नंबर है, तो तुम मास नंबर नहीं निकाल लोगे। टोटल में से 23 में से 11 घटा दोगे, 12 निकल के आ जाएगा। और 12 तुम्हारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। न्यूट्रॉन्स निकाल लोगे। न्यूट्रॉन्स निकालने का फार्मूला, सबका अपना अपना एक फार्मूला है, केमिस्ट्री में पढ़े होगे। व्हाट आर सोप, साबुन क्या है। सॉल्ट ऑफ सिलिकेट्स, स्टर ऑफ हैवी फैटी एसिड, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हैवी फैटी एसिड, मिक्सचर ऑफ ग्लिसरॉल एंड अल्कोहल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सोडियम और पोटेशियम। देखो साबुन जो होता है सोडियम का भी हो सकता है, पोटेशियम का भी हो सकता है, इसीलिए लिखा गया सोडियम और पोटेशियम, सॉल्ट ऑफ हैवियर फैटी एसिड। लास्ट है, इन वल्केनाइजेशंस नेचुरल रबर इज हीटेड विथ, किसके साथ नेचुरल रबर का हीट किया जाता है, 60 में बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सल्फर के साथ। एक तरीके का प्रोसेस है जिनमें सल्फर के साथ रबर को हीटिंग कराया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। ये लास्ट क्वेश्चन था। वल्केनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा और सुन लो। एक तरीके का ये साइंटिफिक प्रोसेस है, क्रिया है, जिनमें क्या करा जाता है, नेचुरल रबर, जो नेचुरल रबर होता है उसको हीट करवाया जाता है सल्फर के साथ। और जो नेचुरल रबर होता है वो काफ़ी ढीला ढाला होता है, उसको हार्ड बनाने के लिए, ठीक है, जो तुम रबर वगैरह यूज़ करते हो वो हार्ड होता है, तो उसको हार्ड बनाने के लिए वल्केनाइजेशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, हार्ड बनाने के, रबर को हार्ड बनाने के लिए। बाकी सारे क्वेश्चन 61 टू लेकर के कितना टोटल है 107 अगले क्लास में ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो तुम लोग खुद से रिवीजन करके आना एक बार। ठीक है, आंसर भी है, क्वेश्चन भी है, सब कुछ दिया गया है, और मेरे तरफ से तुम्हारे शुभकामनाएं भी है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से आना एग्ज़ाम दे के, पैनिक नहीं करना है। पहली बात, जो एग्ज़ाम जाएगा डरपोक लड़का, डरपोक जो होगा ना भैया, वो तो ऐसे ही बाहर है एग्ज़ाम से। डरपोक जो होगा वो ऐसे ही बाहर है। जाके क्या होगा भाई एग्ज़ाम में, क्या करेंगे समझ ही नहीं आ रहा है, बहुत क्या कैसा क्वेश्चन आएगा, ये सब सोचना ही नहीं है। देखो एग्ज़ाम में जब जाओगे ना तुम, हो सकता है जब शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन हार्ड पूछ ले, लेकिन बाकी 97 क्वेश्चन ईजी रहेगा। हो सकता है मैथ में 2-3 क्वेश्चन हार्ड पूछ ले, लेकिन बाकी 5 क्वेश्चन ईजी रहेगा। अमूमन 5 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं रहेगा मैथ का, लेकिन एक आध क्वेश्चन हार्ड। देखो हार्ड क्वेश्चन जो रहता है ना, उसकी संख्या मात्र 2-3% रहती है। 98% क्वेश्चन तुम्हारा मॉडरेट होगा या इजी होगा। तो ये 2% के चक्कर में अगर क्वेश्चन शुरुआत में ही पाला पड़ जाए 2 क्वेश्चन हार्ड, तो इसके चक्कर में तुम टाइम वेस्ट मत करना। जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो, बाकी 98% पे फोकस करो। ठीक है, 98% ज़्यादा मायने रखता है आपका रिजल्ट दिलवाने में। ये 2% क्या उखाड़ देगा। इसीलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। पॉजिटिविटी से एग्ज़ाम दो, अच्छा रिजल्ट जरूर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।